Hello students and all the viewers, I am Mohammad Rafat Khan and you are watching my YouTube channel. Chapter Vectors, Chapter Force and Motion, Chapter Work and Energy के बाद वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज का आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 जो कि अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द पीएमसी सिलेबस हमारा जो सीक्वेंस में फोर्थ यानी कि थर्ड कह लें आप उसको, क्योंकि वेक्टर्स मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस या आपके सिलेबस के मुताबिक जो आपका थर्ड चैप्टर है वो है सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन के टॉपिक्स के बारे में अकॉर्डिंग टू द पीएमसी सिलेबस, जो आपके कंटेंट लिस्ट के अंदर कंटेंट्स जो टॉपिक्स मौजूद हैं। तो आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम वो सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले, वन शॉट लेक्चर सीरीज खासतौर पे पीएमसी एमडीकैट के स्टूडेंट्स के लिए, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे लाजमी जो है स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करेंगे, उनको बेसब्री से इंतजार रहेगा कि हमारे एंटी टेस्ट करीब हैं, अगस्त में हमारे टेस्ट हैं। तो जैसे मैंने सोचा था आपकी तरफ से वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से। तो ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहिएगा अपने सर को, बाकी दुआ करते रहिएगा। मैं ये सीरीज़ जो है वो इंशाल्लाह ताला जल्दी कंप्लीट करूँगा, ठीक है। मेरा एम है कि मेरी जो सीरीज़ के आपके जितने भी चैप्टर्स मौजूद हैं वन शॉट लेक्चर के अंदर, सारे चैप्टर्स को कवर करूँ और बहुत जल्दी कवर कर दूँ। मतलब आपके अगस्त से पहले मतलब जो टेस्ट है आपका उससे पहले काफ़ी पहले मैं ये सीरीज़ इंशाल्लाह ताला कवर कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वन शॉट लेक्चर सीरीज नंबर 4 सर्कुलर मोशन के फर्स्ट टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो है सबसे पहले टॉपिक से। और जो सबसे पहला टॉपिक है वो चैप्टर का नाम ही है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होती है? बड़ी आसान सी बात है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है तो ऐसी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। हाँ, अगर कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो कर रही है, बैक एंड फोर्थ कर रही है, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। हाँ, और अगर कोई बॉडी किसी एक पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है ना, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो ये मोशन की टाइप्स हैं। लीनियर मोशन होती है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होती है, देन हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है। तो सर्कुलर मोशन की आसान सी डेफिनेशन, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो हम बॉडी की ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मोशन ऑफ a body along a circular path is called circular motion, ठीक है। अच्छा, फिर सर्कुलर मोशन एक होता है सर्कुलर मोशन और एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन के साथ वर्ड यूनिफॉर्म लग जाए तो याद रखिएगा अभी भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर ही मूव करेगी। मतलब जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। लेट्स सपोज मैं यहां पर हेडिंग लिख देता हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। है सर्कुलर मोशन ही, ठीक है सर्कुलर मोशन ही, लेकिन इसके साथ वर्ड क्या आ गया? यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म के वर्ड आने से यहां पर ये चेंज हो जाएगा कि बॉडी सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव करे कि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए, बस उसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो तो सच अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पर जो वर्ड यूनिफॉर्म लगा हुआ है ये किसको स्पेसिफाई कर रहा है? स्पीड को। स्पीड का यूनिफॉर्म होना जरूरी है। और स्पीड को हम पता है क्या बोलते हैं? दो चीजें होती हैं जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसके पास एक्चुअली वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी की दो चीजें होती हैं, एक होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो हम स्पीड भी कह सकते हैं और इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी में से डायरेक्शन को निकाल दें तो क्या बचेगा? सिर्फ स्पीड बच जाएगी या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बच जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ द बॉडी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो जाएगा? सच अ सर्कुलर मोशन, है सर्कुलर मोशन ही, सच अ सर्कुलर मोशन in which the magnitude of velocity, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड भी कहते हैं, तो यहां पर मैं ब्रैकेट में स्पीड लिख देता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो ऐसी सर्कुलर मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
ठीक है, बहुत आसान से फर्क है और कोई नहीं है। अगर यूनिफॉर्म नहीं लगा हुआ, सिर्फ सर्कुलर मोशन है, तो इसमें कंडीशन है यूनिफॉर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म लग जाए तो आप पर लाजिम है, याद रखिएगा इस बात को, कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इस बार वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, फिर हमारे पास सर्कुलर मोशन के कुछ वेरिएबल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जो हमें पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। वेरिएबल्स क्या, जैसे कि हमारे पास सर्कुलर मोशन में, यानी कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं सर्कुलर मोशन के। हाँ, सर्कुलर मोशन होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र लाजमी होगा, एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र लाजमी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का और बाकियों का भी जिक्र लाजमी होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इनमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन चलो मैं यहां पर नीचे लिख दूंगा, लेकिन डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। पहले समझते हैं, डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको, और उसके बाद यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। सबसे पहले एक मुझे सर्कुलर पाथ बनाना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारे पास एक सर्कुलर पाथ, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ है। सर्कल जब भी हम बनाते हैं तो लाजमी है हम उसका सेंटर जरूर बनाते हैं, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहा जाता है, भी नहीं बल्कि सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ही कहते हैं, ठीक है। ये आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इमेजिन कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये एक पाथ है, एक रास्ता है जिस पर एक बॉडी को मूव करना है। इमेजिन कर लेते हैं एक बॉडी है जो कि फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, इसको हम कह देते हैं पॉइंट P1। P1 एक पॉइंट है जहां पर एक बॉडी मौजूद है। अब जब बॉडी यहां पर होगी तो हमें पता है कि सेंटर से लेकर यहां तक का हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल, या रेडियस ऑफ द सर्किल भी कहते हैं, और इसको हम पोजीशन वेक्टर भी कह रहे होते हैं। कभी कभी हम इसको पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। ऐसे करके एरो लगा देंगे कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर मौजूद है फिलहाल अभी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, या इसको हम रेडियस भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर कहूंगा तो आर के ऊपर मुझे एरो लगाना पड़ेगा लाजमी, ये पोजीशन वेक्टर है। और अगर मैं एरो नहीं लगाऊंगा और सिर्फ रेडियस कह दूं तो इसका मतलब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि ये है कितना, सर्कल का रेडियस कितना है। चलो, ये बॉडी इस पॉइंट P1 पर मौजूद है, फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। और क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो टाइम के साथ ये बॉडी मूव करके सर्कुलर पाथ, यानी कि सर्कुलर पाथ पर ही मूव करते हुए ये बॉडी यहाँ पर आ गई, और मैं कह देता हूँ ये है पॉइंट P2। पहले थी पॉइंट P1 पर, और कुछ टाइम के बाद ये बॉडी मूव करके सर्किल के सरकमफेरेंस, को हम कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, है ना। तो सरकमफेरेंस पर मूव करके पॉइंट P2 तक चली गई। अब जब P2 तक चली गई तो अब तो पोजीशन वेक्टर यहां नहीं रहेगा, अब तो बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई। अब आपको एक नया पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा, और नया पोजीशन वेक्टर अगेन यहां से ड्रॉ होगा। और अच्छा, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जिसके रेफरेंस से मूव कर रहा होता है वहीं से स्टार्ट होता है। ऐसे नहीं पोजीशन वेक्टर अब आप यहां से बना दो, नहीं, हमेशा से यहीं से स्टार्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर। ये आ गया पोजीशन वेक्टर अगेन, और इसको मैं कह दूंगा आर। एरो लगा हुआ है तो पोजीशन वेक्टर है, नहीं लगा हुआ तो उसको आप रेडियस सिंपल कह रहे होते हैं, ओके। अब आप नोट करें हुआ क्या, पहले बॉडी यहां पर थी तो ये पोजीशन वेक्टर यहां पर था, फिर ये बॉडी मूव करते करते यहां चली गई तो ये पोजीशन इस वेक्टर इसके साथ साथ मूव करता करता और ये यहां पर आ गया। ऐसा होने से पता है क्या हुआ, ऐसा होने से इस पोजीशन वेक्टर ने यहां पर बनाया एक एंगल, बनेगा ना, लाजमी बनेगा, सीधी सी बात है भाई। ऐसे दो वेक्टर्स, ऐसी दो लाइंस जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, उनके बीच में एंगल तो लाजमी बनता है। इसका मतलब यहां पर एंगल लाजमी बनेगा जब भी ये बॉडी सर्किल के सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करके जाएगी, तो सर्किल के सेंटर में एंगल लाजमी बनेगा, और इस ही एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बस सीधी सी बात है। मतलब आप यूं कह रहे हैं कि जब भी सरकमफेरेंस पर, जब भी सर्कुलर पाथ पर बॉडी एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पर जाएगी, इसकी वजह से सेंटर में हमेशा एक एंगल बनेगा, उस एंगल को ही हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो थीटा है, इस थीटा को हमें क्या बोलना है, इसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा टॉपिक भी है। अब आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। अच्छा, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये दोनों कांस्टेंट है क्योंकि सर्किल का हर पॉइंट पर रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देन ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 तक है। अच्छा, सर्किल के सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट्स का, ये सरकमफेरेंस है,
और सरकमफेरेंस पर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जो फासला होता है ना, ये जो फासला है, जैसे यहाँ पर है या कोई और बना लेते हैं सर्किल, ये सर्किल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक डिस्टेंस है, ये रहा, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस सरकमफेरेंस पर, ऐसे डिस्टेंस को हम कहते हैं आर्क लेंथ। दिस इज आर्क, ये आर्क है ना, आर्क लेंथ यानी कि आर्क की लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब बॉडी ने सरकमफेरेंस पर ये जो डिस्टेंस कवर किया, ये वाला, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, इस डिस्टेंस को हम पता है क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। आर्क लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। समझ आई बात? तो फिलहाल एक काम ही करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी, एंगल कवर्ड या एंगल मेड बाय द रेडियल लाइन। ये जो रेडियस है, ये रेडियस की लाइन है ना, इसको रेडियस भी कहते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, इसको रेडियल लाइन भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी लाइन जो कि रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही हो, इसको रेडियल लाइन भी कहते हैं ना। ये देखो, ये रेडियल लाइन पहले यहाँ पर थी और फिर कुछ देर के बाद ये रेडियल लाइन मूव करके ऐसे हो गई। इसका मतलब इस रेडियल लाइन ने क्या बनाया, एंगल बनाया। तो वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एंगल मेड बाय द रेडियल लाइन। और ये कब बना, खुद तो नहीं बना ना, ये जब बना जब बॉडी एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पर गई, तब बना। अब ये बात लिखनी है हमें यहाँ पर, एंगल मेड बाय द रेडियल लाइन when a particle moves from one point to another point, और ये पॉइंट्स कहां पर हैं, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ऑन द circumference of the circle is called, इस एंगल को हम कहते हैं, एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आसान है बहुत, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। आपको हर कोई यही बताएगा, समझाने का तरीका चेंज होगा लेकिन आपको हर कोई यही बताएगा कि हाँ भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं। एक तो थीटा है जो एंगल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। एक हम कह रहे हैं, एक को हम रेडियस कह रहे हैं जो कि सेंटर से लेकर पॉइंट तक का बन रहा है। एक को हमने आर्क लेंथ कह दिया है, मतलब ये जो है ये हमारा आर्क लेंथ बन रहा है। अब यहाँ पर कुछ रिलेशन हमें बनाने पड़ेंगे, फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ रिलेशन मैं आपको बताता चलूँ। जैसे कि सबसे पहला रिलेशन, ये जो आर्क लेंथ है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के। मैं इसको ब्लू मार्कर से लिख देता हूं क्योंकि ब्लैक थोड़ा सा लाइट लिख रहा है। आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज्यादा आर्क लेंथ होगी। बहुत आसान सी बात है। ये देखें, अभी फिलहाल एंगल था इतना इतना, तो आर्क लेंथ बनी इतनी। अगर ये यहां से पॉइंट मूव करके लेट्स सपोज यहां तक आ जाता, तो ये देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिर ज्यादा हो जाता। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता तो ऑटोमेटिकली आर्क लेंथ भी ज्यादा हो जाती। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज्यादा यहां पर एंगल बनेगा, उतना ही ज्यादा सरकमफेरेंस का आर्क लेंथ भी होगा। तो एस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। और यहां पर इस साइन को हम रिमूव करते हैं तो यहां पर कांस्टेंट पुट करते हैं, और कांस्टेंट सर्किल में हमेशा एक चीज रहती है एंड दैट इज रेडियस। ये बन गया हमारे पास रिलेशन, S इज इक्वल टू आर थीटा, यानी कि S फॉर आर्क लेंथ, R फॉर रेडियस ऑफ द सर्किल एंड थीटा इज फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेडियस कांस्टेंट होता है भाई, रेडियस में कोई फर्क नहीं आता। अगर आपके पास एक ही सर्किल है तो उसका रेडियस हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा उतना ये होगा। सर्किल है ना, जाहिर सी बात है। सर्किल का मतलब क्या है कि हर सेंटर से हर पॉइंट सेम डिस्टेंस के ऊपर होगा, इसको हम सर्किल कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड आर रेडियस ऑफ द सर्किल। और यहीं से अगर हम फॉर्मूला अरेंज करना चाहें थीटा के लिए, तो थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखें, थीटा विल बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां एस के साथ जाके डिवाइड करेगा, तो एस अपॉन आर। ये बन गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अब यहां पर इसका एस आई यूनिट भी लिख लेते हैं। एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, देखो अगर वैसे हम यूनिट इसका निकालना चाहें
तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूले से यूनिट्स निकलते हैं ना। एस क्या है, आर्क लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। ये देखो ये एस क्या है, आर्क लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो ऊपर आ जाएगा मीटर। अपॉन में कौन है, रेडियस, और आपको पता है रेडियस की लेंथ होती है, उसका यूनिट भी क्या होता है, मीटर, तो अपॉन में भी क्या आ जाएगा, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट नहीं बच रहा। अब क्या करें, इसका यूनिट नहीं होता क्या, नहीं इसका यूनिट होता है, और इसके यूनिट को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। हमारे पास 3 किस्म के यूनिट्स होते हैं, एक होता है बेस यूनिट यानी कि एस आई बेस यूनिट, एक होता है एस आई डिराइव यूनिट, और एक होता है एस आई सप्लीमेंट्री यूनिट। 3 कैटेगरीज है एस आई यूनिट्स की ना, तो ये वाला सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, क्योंकि इसका बाहर कोई यूनिट नहीं बचा, लेकिन इसको सप्लीमेंट्री के तौर पर एक यूनिट दिया गया है जिसको हम बोलते हैं रेडियन। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। रेडियन, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है RAD, मतलब आपको लिखा हुआ है 0.5 RAD या 50 RAD, फौरन समझ जाना ये क्या है, रेडियन है। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या होने चाहिए, पॉइंट ये है कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट भले लीनियर हो या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एंगुलर हो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन पता है क्या होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पार्टिकल अगर ऐसे ये यूं गया ना, ऐसे मूव करके गया, ये पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है, तो याद रखिएगा हमेशा इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो निकलेगा राइट हैंड रूल के जरिए। आपकी फिंगर्स उस तरफ घूमेंगी, उस तरफ कर्ल करेंगी जिस तरफ बॉडी ने मूव किया। मतलब ये बॉडी पहले यहां पर थी और ये मूव करके यहां की तरफ गई, है ना, तो ये बॉडी की मोशन है। तो जिस तरफ बॉडी मूव करेगी ये फिंगर्स उसको बताएंगी, और जिस तरफ थंब होगा, थंब देखें कहां की तरफ है, बाहर, आपकी तरफ है ना, ऐसे बाहर की तरफ, आउट। तो ये जो थंब की डायरेक्शन होगी ना, थंब की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये कौन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखो ये बीच है, सेंटर है सर्किल का, और बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, हाँ। तो ये जो बीच में ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस लाइन के अबाउट बॉडी मूव करे, सच अ लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और याद रखिएगा बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखो थंब का है आउट, यानी कि कहां पर होगी, आउट ऑफ द प्लेन। और अगर बॉडी ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो कहां पर होगा, थंब इनटू द प्लेन। सो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर सर्किल ऐसा बना हुआ है तो या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा बाहर की तरफ, या ऐसे होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो it is its direction is always along the axis of rotation, along the axis of rotation, got it। हमेशा axis of rotation, और कैसे, which can be determined, which यानी कि डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट डिटरमाइन कर सकते हैं, विच कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, ठीक है जनाब। पहली बात, इसकी डायरेक्शन होती क्या है, इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, विच कैन बी, और इसको डिटरमाइन करने का तरीका क्या होता है, विच कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड कर्ल रूल। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, ये तो होगा इसका एसआई यूनिट रेडियन। इसके हमारे पास अदर भी यूनिट्स होते हैं, उनमें से अदर यूनिट्स में एक आ जाता है उसको हम बोलते हैं डिग्री, और एक और यूनिट आ जाता है उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। सो अदर यूनिट्स, वो लेकिन एसआई नहीं है, एसआई यूनिट क्या होता है, हमेशा रेडियन होता है। अदर यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर, अदर यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर डिग्री एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब 3 यूनिट्स मैंने आपको अभी तक बता दिए, एक बताया रेडियन, एक बताया डिग्री, और एक बताया रेवोल्यूशन। इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखें
1 रेवोल्यूशन अगर होगी, 1 रेवोल्यूशन, बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और पूरा एक चक्कर खाकर यहां पर आ गई दोबारा, मतलब एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो याद रखिएगा, अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी, 1 रेवोल्यूशन होगी, तो किस किस के बराबर होगी? एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री होता है ना, यहां से स्टार्ट हुआ 0 से, तो ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो जब भी बॉडी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगी तो डिग्रीज कितने होंगे? 360 डिग्री। तो एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज? 360 डिग्रीज। और ये तो 2 यूनिट्स का रिलेशन हो गया, तीसरा बच गया कौन सा? रेडियन। अब एक रेवोल्यूशन में या 360 डिग्रीज में रेडियन कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, रेडियंस कितने होते हैं? 2 पाई रेडियन। तो ये 3 हमारे पास रिलेशन आ गए, यानी कि एक रिलेशन, सॉरी, एक 3 यूनिट्स का एक रिलेशन आ गया। किस किस का? रेवोल्यूशन का, डिग्री का और रेडियन का। एक रेवोल्यूशन में इतने डिग्रीज होते हैं और एक रेवोल्यूशन के अंदर इतने रेडियन होते हैं, 2 पाई। आपको ये भी पता होगा कि हाफ जो सर्किल होता है, हाफ जो सर्किल होता है इसको हम कहते हैं पाई, और जो नेक्स्ट हाफ सर्किल होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? पाई। तो पाई प्लस पाई कितने हो गए? 2 पाई रेडियन। तो रेडियन में 2 पाई होगा, डिग्रीज में 360 होगा और रेवोल्यूशन के अंदर 1 होगा। यहां तक बात क्लियर है? इसको नोट करिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, वो ये कि जैसे हमने कहा कि यहाँ पर मतलब जो है वो रेडियन इसका ऐसा यूनिट होता है। अब आपको एक बात और बतानी पड़ जाएगी, अक्सर ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि बताओ 1 रेडियन कब होता है? 1 रेडियन किसके बराबर होता है? तो एक बात याद रखिएगा, देखो थीटा मुझे चाहिए 1 रेडियन, मुझे थीटा चाहिए 1 रेडियन के बराबर। तो ये 1 रेडियन पता है कब होगा? जब आर्क लेंथ और रेडियस की वैल्यूज सेम हो जाए। देखें कैसे? लेट सपोज आर्क लेंथ है सर्किल का 5 मीटर, मतलब ये वाला डिस्टेंस है 5 मीटर और रेडियस भी इत्तेफाक से 5 मीटर हो। अगर ये दोनों सेम हो, यानी कि 5 मीटर तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा, और 1 के साथ क्या लगाओगे? यूनिट रेडियन लगाओगे। इसका मतलब क्या हो गया? दोबारा देख लो, लेट सपोज आर्क लेंथ है 15 मीटर, 15 मीटर आर्क लेंथ है और 15 मीटर का रेडियस है, तो 15 कैंसिल, क्या बचा? 1। तो 1 के साथ क्या लगाओगे? यूनिट रेडियन। तो 1 रेडियन कब होगा? आपसे कोई पूछे एमसीक्यूज में आ जाए कि बताओ 1 रेडियन कब होता है, तो आप बोलेंगे या आप टिक करेंगे इस कंडीशन पर कि जब आर्क लेंथ और रेडियस दोनों बराबर हो जाएं। इस कंडीशन में हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 1 रेडियन। इसको मैं पॉइंट पर लिखवा देता हूं, थीटा विल बी 1 रेडियन if arc length is equal to the radius, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो थीटा, इसको आप लिखेंगे कैसे कि थीटा 1 रेडियन होगा इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। ये कंडीशन बन रही है हमारे पास, समझ आई बात? थीटा का 1 रेडियन हो जाना कब? जब आर्क लेंथ और रेडियस दोनों बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई 1 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। डेफिनेशन विद डायग्राम, इसका फॉर्मूला, इसका यूनिट, देन वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अदर यूनिट्स क्या है, रिलेशन क्या है, और 1 रेडियन कब होता है। फिलहाल अभी तक मैंने आपको ये बताया, इसको नोट करें, फिर मैं आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के मजीद कुछ रिलेशंस बताऊं। अच्छा, ये रिलेशन पढ़ने के बाद, रेवोल्यूशन का, डिग्री का और रेडियन का आपस में रिलेशन पढ़ने के बाद, इनमें से 2 यूनिट्स के रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि डिग्री का और रेडियन। मतलब यूं पूछा जाता है कि बताओ 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं, 1 रेडियन के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं। अक्सर ये कन्वर्जन आ जाती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फॉर, अच्छा हम 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है तो हमें एक बात पता है कि जो 2 पाई रेडियन होता है ये बराबर होता है 360 डिग्रीज के। ये बात ध्यान में रखिएगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी तो 2, ये अभी आपको मैं लिखवा चुका हूँ, 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्रीज के। अब हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है? अब हमें ये बताना है कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं या एक डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं। तो अगर लेट सपोज मैं ये फाइंड करना चाहूँ कि रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, यानी कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, तो आपने 360 डिग्री को डिवाइड करना होगा 2 पाई की वैल्यू से। और 2 पाई, पाई का मतलब यहाँ पर आपने 180 पुट नहीं करना, पाई की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट 3.14।
तो जब आप 360 को 6.28 से, क्योंकि 3.14 का डबल कितना होता है 6.28 से डिवाइड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज होते हैं। ये कांस्टेंट, इसको आपने याद रखना होगा, 57.3 डिग्रीज होते हैं। अगेन इसी तरीके से अगर आपको 1 डिग्री में पता करना हो कि कितने रेडियन होते हैं, तो अभी 2 पाई ऊपर है और 2 पाई के साथ आप आकर डिवाइड करेगा 360, तो वहां क्या बच जाएगा, कुछ नहीं है, तो 1 डिग्री बचेगा यहाँ पर ना। तो अब आपको ये पता चलेगा कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो जब आप अगेन 6.28 को डिवाइड करेंगे 360 के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा कि 1 डिग्री के अंदर 0.0174 रेडियन होते हैं। ये दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको आपने याद रखनी है कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज या 1 डिग्री में कितने रेडियन, कांस्टेंट है बिल्कुल। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। और ये भी आप बता सकते हो कि एक रेडियन कितने एंगल्स के बराबर होता है, कितने डिग्रीज के बराबर होता है। तो आप ये कहेंगे कि जब भी एंगल 57.3 डिग्री बनेगा, तब जाके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 रेडियन। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जब मैं आपको यूनिट बता रहा था, तो यूनिट क्या निकल रहा था इसका, रेडियन। थीटा बराबर था एस अपॉन आर के। तो मैंने आपको बताया था एस का यूनिट होता है मीटर और इसका यूनिट भी होता है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, फिलहाल इसका कोई यूनिट नहीं बचा। तो याद रखिएगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं होता, उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज नो डायमेंशन। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट है ना, वो यूनिट भी सप्लीमेंट्री के तौर पर है। इसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन इसको सप्लीमेंट्री के तौर पर यूनिट दिया गया है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज नो डायमेंशन। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और 4 ऑप्शन दे दे आपको, एमएलटी करके कुछ भी, और सबसे आखिर में एक ऑप्शन देगा एनओटी, नॉट, नन ऑफ दीज, तो आपने हमेशा टिक करना है नन ऑफ दीज के ऊपर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट तो होता है एसआई, रेडियन, सप्लीमेंट्री यूनिट है, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि डायमेंशन बची नहीं रही यहाँ पर ना निकालने के लिए। कुछ भी नहीं बच रहा, ना किलोग्राम बच रहा है, ना मीटर बच रहा है, ना सेकंड बच रहा है, ना करंट बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। इसका मतलब कोई इसकी डायमेंशन नहीं होती। यहां तक बात क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम चलते हैं सेकंड वेरिएबल की तरफ। सर्कुलर मोशन की सेकंड वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है किसी भी 2 पॉइंट्स के अलोंग, तो बीच में एंगल बनता है, उस एंगल को हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा। हमें एक बात पता है कि वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी की डेफिनेशन हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अब जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसकी डेफिनेशन सेम बनेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, लेकिन इस बार क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है तो वर्ड लगाना पड़ेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कुलर पाथ पर जब भी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम या इन अ यूनिट टाइम, तो इस चीज को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। So rate of change of angular displacement is called angular velocity. Definition लिखते हैं, rate of change of angular displacement is called angular velocity. ठीक है भाई, ये हो गई वहाँ पर डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी की। इसको जो है आप डायग्राम में भी समझा सकते हैं। और डायग्राम में इसको समझाने का तरीका क्या होगा कि आपके पास लेट्स सपोज एक सर्कुलर पाथ है, ये आ गया एक सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ का ये आ गया सेंटर ऑफ द सर्कल। एक बॉडी थी जो कि फिलहाल इस पॉइंट पर मौजूद थी, कुछ टाइम के बाद वो मूव करके यहाँ तक आ गई, तो ये बन गया इसका डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। और फिर दोबारा वो कुछ टाइम के बाद मूव करके यहाँ की तरफ आ गई, तो इस बार यहाँ पर 2 थीटा बन गए। एक हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, इसको हम कहेंगे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर एक होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, इसको हम कहेंगे फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा 2। ये पूरा वाला यहाँ से लेकर वहां तक P1, P2 और P3 ऐसे करके। तो P1 से P2 तक कौन सा है, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1, और P1 से P3 तक कौन सा है, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा 2। और जब आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला बच के मिलेगा, ये वाला मिलेगा ब्लू मार्कर से जो मैंने लिखा है। जब आप थीटा 2 में से थीटा 1 को निकाल दोगे तो आपको ये बचेगा, इसको हम बोलेंगे डेल्टा थीटा, यानी कि
चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ आई बात? तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 यानी कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जब भी चेंज आएगा इन अ यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है, एक ग्रीक लेटर है, इसको हम कहते हैं ओमेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर लगाते हैं हम एरो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर भी हम क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और इसको अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहें कि जब हम प्रॉब्लम्स के लिए फॉर्मूले को यूज करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? ओमेगा विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज का मतलब क्या होता है? हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होता है। चेंज किसी भी क्वांटिटी में हो, डेल्टा थीटा तो मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1, डेल्टा वी तो V2 माइनस V1, डेल्टा P तो P2 माइनस P1। हमेशा फाइनल में से इनिशियल को जब भी माइनस करोगे तो आपको उस क्वांटिटी का चेंज मिल जाएगा। तो डेल्टा थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1 और अपॉन में T2 माइनस T1। ये बन गया फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और ये फॉर्मूला आप यहां से यूज करेंगे, आपको हमेशा वो बताएगा दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आपको वैल्यूज गिवन होंगी, एक इनिशियल और एक फाइनल, और इसको चेंज होने में टाइम कितना लगा। इनिशियल, फाइनल और चेंज होने में टाइम कितना लगा, आपको वैल्यूज गिवन होंगी और आपको कैलकुलेट करनी होगी एंगुलर वेलोसिटी। इसके यूनिट की तरफ चलता है। SI यूनिट ऑफ angular displacement, sorry, angular velocity is, इसका यूनिट क्या होता है? देखो ऊपर कौन है? थीटा है। थीटा का यूनिट अभी हमने क्या पढ़ा है? रेडियन। और अपॉन में कौन है? टाइम। इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो क्या बनेगा? रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड, या इसको लिखने का तरीका होता है और रेडियन सेकंड इनवर्स। ये इसका SI यूनिट है, रेडियन पर सेकंड, या रेडियन लिखने का तरीका डिफरेंट है, इसको पढ़ेंगे अभी भी क्या? रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अदर यूनिट्स में इसके हमारे पास आ जाते हैं डिग्री पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर सेकंड। लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है ना एंगुलर वेलोसिटी का, जो हम प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में यूज करते हैं, जो अक्सर हमारे कार्स में या बाइक्स के मीटर पे लिखा होता है, वो लिखा होता है RPM। हाँ, देखा होगा आपने। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो हम प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं वो करते हैं RPM, स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन पर मिनट। तो मैं ये बात आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। Practical unit of angular velocity is, practical unit of angular velocity is revolution पर मिनट। ये इसका प्रैक्टिकल यूनिट है, इसको हम कहते हैं RPM। अक्सर जो है वो प्रॉब्लम्स के अंदर जो आपको एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट गिवन होता है वो गिवन होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 20 रेवोल्यूशंस पर मिनट, 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। लेकिन आपको प्रॉब्लम्स के अंदर हमेशा यूज करना होता है SI यूनिट, और वो क्या है? रेडियन पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी का। तो अगर आपको रेवोल्यूशन पर मिनट के अंदर कोई वैल्यू दे दी जाए तो आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कन्वर्ट करने का तरीका याद रखिएगा, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट बराबर होता है 2 पाई ओवर 60 रेडियन पर सेकंड के। ये कन्वर्जन याद रखिएगा जनाब। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? एक रेवोल्यूशन पर मिनट के अंदर कितने रेडियन पर सेकंड होता है? 2 पाई अपॉन 60। अब आपको रेवोल्यूशन पर मिनट में कोई भी वैल्यू गिवन हो, अगर 20 रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन है तो आप कुछ ना करें, 20 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 पाई से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड कर दो। आपका जो वैल्यू है वो RPM से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू अगर आपको रेवोल्यूशन पर मिनट में जो भी गिवन हो उस वैल्यू को जस्ट मल्टीप्लाई कर दें आप 2 पाई और अपॉन 60 से। ठीक है, तो इट इज द वे टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम RPM टू रेडियन पर सेकंड। आगे चलते हैं। हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है इसके डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन लिखते हैं, इसके बाद ये बताते हैं कि हाँ भाई एंगुलर वेलोसिटी जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायमेंशन
आर। अब देखें डायमेंशंस के लिए मेरी बात गौर से सुनिएगा, ऊपर है थीटा और अपॉन में है टाइम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई कि थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसका मतलब ऊपर कुछ नहीं पुट करेंगे हम, ऊपर आएगा सिर्फ 1। अपॉन में टाइम है, लेकिन टाइम की डायमेंशन होती है, वो क्या होती है, सेकंड, यानी कि कैपिटल टी। इसका यूनिट है सेकंड और डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन अगर निकालना चाहूं मैं तो क्या बनेगी, 1/t। और 1/t को हम कैसे लिखते हैं, टी को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, टी इनवर्स। तो इसकी डायमेंशन बनेगी टी इनवर्स। और इसका एक तरीका और होता है लिखने का, और वही वाली बात, m नॉट यानी कि m नहीं है, l नॉट और t पावर -1। सो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन आपने याद रखनी है, t इनवर्स होती है। अच्छा, इसका SI यूनिट जो है रेडियन पर सेकंड भी होता है, और सिंपली इसको कभी कभी हम सेकंड इनवर्स भी कह रहे होते हैं। रेडियन कभी अपीयर होता है और कभी अपीयर नहीं होता, तो इसका जो यूनिट है वो एक और होता है, उसको हम कहते हैं सेकंड इनवर्स। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन अगेन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। जैसे मैंने आपको लिखाया था ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट ऑफ द प्लेन, क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज डायरेक्टेड, यानी कि इसकी डायरेक्शन डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और वो पॉइंट मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा कि इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करने का तरीका बाय यूजिंग राइट हैंड रूल है, वो मैं आपको बता चुका हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या एंगुलर वेलोसिटी हो, दोनों अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं, और इनकी डायरेक्शन को निकालने का तरीका वही होता है, राइट हैंड रूल, कर्लिंग फिंगर्स। अगर एंटी क्लॉकवाइज बॉडी घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो आउट ऑफ द प्लेन होगा, थंब शो करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी दोनों को। और अगर बॉडी ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है तो ऐसे इनटू द प्लेन। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अब देखें इसी बात को जो मैंने आपको समझाई अभी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम इस तरीके से इस डायग्राम से समझ लेते हैं। एक तो मैंने आपको डायग्राम बनाई, इसकी अपर फेस था सर्किल का। अब आपको यहाँ से बात समझ आ जाएगी। लेट सपोज इस बार ये सर्किल है, ये ऐसे बॉडी ऐसे मूव कर सकती है एंटी क्लॉकवाइज, और बॉडी ऐसे मूव कर ऐसे मूव कर सकती है क्लॉकवाइज, और ऐसे मूव कर सकती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन बना देता हूँ। लेट सपोज अभी यहाँ पर बॉडी मूव कर रही है ऐसे, ये एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और यहाँ पर बॉडी मूव कर रही है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो तरीका है घूमने का वो ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर कैसे घूम रही है, ऐसे क्लॉकवाइज। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो मैं ऐसे फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो मेरा थंब बताएगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपवर्ड है, ऐसे ये बना दूंगा मैं एरो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी को। और इसी तरीके से अब ये एंटी क्लॉक ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है तो इस बार कहां पर हो जाएगा, डाउनवर्ड। थंब शो कर रहा है इस बार इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कहां की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ओमेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम आप इनकी डायग्राम बनाते हैं, शो करते हैं। और ये जो लाइन बनी हुई है क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन है। ठीक है, और याद है हमने कहा था इस किस्म के वेक्टर्स को हम कहते हैं एक्साइल वेक्टर्स। मैंने आपको वेक्टर्स वाले चैप्टर में बहुत सारी टाइप्स पढ़ाई थी वेक्टर्स की, तो वहां पर मैंने आपको मिसाल दी थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, ये सारे के सारे कौन से वेक्टर्स होते हैं, कौन से वेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं, एक्साइल वेक्टर्स। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्साइल वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो एक्साइल वेक्टर क्वांटिटी। एक्साइल है ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और एंडिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं होता, मतलब ये सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर क्वांटिटीज को, रिप्रेजेंट करते हैं उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बस। तो ये हो गया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। फिलहाल आप एक काम करें, यहां तक नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। इसको पढ़ने के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता चलूं, वो आपके वैसे कंटेंट लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जिक्र जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ होता है लाजमी। इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन में हम डिफाइन करते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। मतलब बॉडी को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, अगर एक बॉडी जो है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है 5 सेकंड में तो उसका टाइम पीरियड होगा 5 सेकंड्स। ठीक है, अगर एक बॉडी जो है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है 5 मिनट में तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। तो जितने टाइम में बॉडी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगी, सिर्फ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगी, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द मूविंग बॉडी। सो टाइम, या इसको लिखते हैं इन
क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं ना। इन सर्कुलर मोशन टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट one revolution is called time period। अच्छा, इसको अगर हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहें तो याद रखिएगा एक बात कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो एंगुलर वेलोसिटी से बनेगा। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थीटा को जब भी आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो बनता है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अब हम वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा हुआ है कि थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? थीटा किसके बराबर हो जाता है? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है तो रेडियंस कितने होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं। ये बात अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के जब मैंने लिखाया था। तो फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई। तो यहां पर आ जाएगा 2 पाई, और जब 2 पाई होगा तो जाहिर सी बात है जब बॉडी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है फिर हम उसको कोई आम टाइम नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ये एक बकायदा इसकी डेफिनेशन है। तो स्मॉल टी को हम लिख देंगे किससे? कैपिटल टी के साथ। अब आप क्या करें, इसी फॉर्मूले को जो है वो टी के लिए अरेंज कर दें। तो टी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट क्या नाम है फॉर्मूला आ गया है, टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। तो याद रखिएगा इस फॉर्मूले से हम जो है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, या टाइम पीरियड गिवन हो तो हम एंगुलर वेलोसिटी इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्योंकि टाइम है तो इसका SI यूनिट सेकंड ही होगा। इसका टाइम है ना, टाइम कोई सा भी हो, हमेशा टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो ये लिखवाने की मुझे जरूरत नहीं है, या लिखना चाहो तो लिख दो, इट्स SI यूनिट इज सेकंड। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है टी। इट्स डायमेंशन इज टी, कैपिटल टी। और इसमें क्योंकि एम नहीं है, एल नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं एम नॉट, एल नॉट और टी, T1 ऐसे करके लिख सकते हैं। देन हमारे पास एक और चीज आती है, इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड पढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी हम लाजमी पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। बॉडी एक सेकंड में जितनी रेवोल्यूशंस कर रही है उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे कि लेट्स सपोज अगर एक सेकंड में बॉडी ने 5 चक्कर कंप्लीट किए, 5 कंप्लीट रेवोल्यूशंस कर ली एक सेकंड में, तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, HERTZ, अभी लिखवा देता हूं मैं। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी एक सेकंड में 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है, एक सेकंड में 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है, तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी में 1 सेकंड फिक्स है और टाइम पीरियड में 1 रेवोल्यूशन फिक्स है। टाइम पीरियड में एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगे उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी में एक सेकंड में जितनी भी रेवोल्यूशंस हो जाए, समझ आई बात? एक सेकंड में जितनी भी रेवोल्यूशंस हो जाए उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन number of revolutions completed in 1 second is called frequency। ठीक है, सर्कुलर मोशन में क्योंकि इसकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, टाइम पीरियड की भी अलग डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी की भी और भी डेफिनेशन हो सकती है। अगर वाइब्रेशन है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, अगर जो है वो हमारे पास वेव्स हैं तो नंबर ऑफ वेव्स। इसी तरीके से इसी वजह से यहाँ पर मैं स्टार्ट कहाँ से कर पा रहा हूँ? इन सर्कुलर मोशन टाइम पीरियड की डेफिनेशन ये है रेवोल्यूशन के सेंस में, इन सर्कुलर मोशन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी रेवोल्यूशन के सेंस में बनेगी, तो क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये इसको हम लिखते हैं कि ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का आपस में इनवर्स रिलेशन है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होता है। रेसिप्रोकल का मतलब पता है ना क्या होता है? इनवर्स। मतलब अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं कैसे मैथमेटिकली? फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, या टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके लिखते हैं।
यहां तक बात क्लियर है? अगर इसका हम यूनिट निकालना चाहें फ्रीक्वेंसी का, क्या बनेगा? एस आई यूनिट इज, फ्रीक्वेंसी का बता रहा हूं मैं, टाइम पीरियड का लिखवा चुका हूं मैं, 1/t। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, और सेकंड जाहिर सी बात है अपॉन में है तो ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? सेकंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक और फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बताया था, वो पता है किसका था? एंगुलर वेलोसिटी का। तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों के यूनिट सेम होते हैं, सेकंड इनवर्स। उसका एक और होता है रेडियन पर सेकंड, लेकिन क्योंकि रेडियन अपीयर होता है कभी नहीं होता, तो सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स एंगुलर वेलोसिटी का भी होता है। कभी कभी ये एमसीक्यूज आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट्स या सेम डायमेंशंस। ठीक है, सेकंड इनवर्स क्या? और हर्ट्ज, एच जेड, ज्यादा हम ये वाला यूज करते हैं, एच जेड यानी कि हर्ट्ज। इसकी डायमेंशन क्या बननी चाहिए? इट्स डायमेंशन इज, देखो सेकंड इनवर्स है ना, सेकंड किसका होता है? टाइम का, इसका मतलब टी इनवर्स कर दो ना, बस टी इनवर्स। तो इसकी डायमेंशन भी और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन भी एग्जैक्टली सेम है, याद रखिएगा। जिनके यूनिट्स सेम होते हैं ना, उनकी डायमेंशंस भी सेम होती हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों की डायमेंशंस बिल्कुल सेम होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर करता चलूँ, एक फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे अक्सर एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? देखें, इसकी बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का वन रेवोल्यूशन में फॉर्मूला क्या बन रहा है? 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, ऐसा है। अब आप नोट करें, मैंने आपको बताया कि 1/t किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के। तो देखो 2 पाई को अलग कर दो और 1/t को अलग कर दो, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। 1/t को अलग कर दिया, यानी कि टाइम पीरियड की वैल्यू को अलग कर दिया, 2 पाई को अलग कर दिया, मल्टीप्लाई कर तो दोबारा ही बन जाएगा। तो मतलब इनको मैंने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने का रीजन क्या है? रीजन आपको हो सकता है शायद पता चल गया हो। 2 पाई 1/t किसके बराबर है? एफ के बराबर। तो मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक और फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट, ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है इन द फॉर्म ऑफ या इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, और ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, 2 पाई अपॉन टी और 2 पाई इनटू एफ। तो फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है अक्सर, और आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछी जा रही होती है। टाइम पीरियड गिवन होता है अक्सर, तो भी आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछी जा रही होती है। यहां तक नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। और हमें पता है कि जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कॉन्सेप्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी का। और इसी तरीके से जब मतलब वेलोसिटी का, और जब वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेशन का। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो बनेगी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो बनेगी एंगुलर एक्सेलरेशन। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है जैसे हमने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन हम वही लिखेंगे जो इसकी होती है आसान सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब बॉडी की जब भी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो उस बॉडी में हमेशा एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसको मैं आसान से लफ्जों में समझाता हूँ। एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है लेट सपोज 5 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और वो उस ही 5 रेडियन पर सेकंड से मूव किए जा रही है, मूव किए जा रही है, मूव किए जा रही है, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब उस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। अब इमेजिन करते हैं वो बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज कर रही है। लेट्स सपोज मूव करते हुए पहले उसकी वेलोसिटी थी 5 रेडियन पर सेकंड, फिर हो गई 7 रेडियन पर सेकंड, फिर हो गई 8 रेडियन पर सेकंड, फिर हो गई 10 रेडियन पर सेकंड। मतलब टाइम के साथ साथ उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, या मतलब चेंज होती जा रही है। तो जब भी किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है तो याद रखिएगा उसमें प्रोड्यूस होती है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब रेडियन पर सेकंड वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो देयर विल बी नो एंगुलर एक्सेलरेशन एट ऑल।
अच्छा, इसकी डेफिनेशन के बाद इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, अल्फा, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको रीड कैसे करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये ग्रीक लेटर है, ये ए नहीं है, इसको ए मत बनाइएगा, जैसे मैंने आपको कहा था ये डब्ल्यू नहीं है, इसको कॉल करिएगा ओमेगा। ठीक है, तो ये अल्फा है, और इसको वेक्टर फॉर्म में, सॉरी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहें कि जब आप प्रॉब्लम में यूज करेंगे फॉर्मूले को, तो आप कैसे करेंगे, तो अल्फा बराबर होगा डेल्टा, वही वाली बात, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज का मतलब होता है हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो डेल्टा ओमेगा का मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, ये बन गया हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि आप प्रॉब्लम्स में ये वाला यूज करते हैं जब आपको वैल्यूज गिवन होती हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू गिवन होगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू गिवन होगी, और फिर आपको टाइम गिवन होगा कितने टाइम में चेंज आया। आपसे कहा जाएगा लेट सपोज एक बॉडी है, उसकी जो है वो मूव कर रही थी 10 रेडियन पर सेकंड से, और लेट सपोज 2 सेकंड्स के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई 20 रेडियन पर सेकंड। मतलब पहले कितनी थी, चेंज होने से पहले कितनी थी, 10 रेडियन पर सेकंड, और 2 सेकंड के बाद हो गए 20 मीटर पर सेकंड। अब आप क्या करेंगे, फाइनल में से 20 वाले में से 10 को माइनस करेंगे, तो 20 माइनस 10 और डिवाइड कर देंगे 5 सेकंड्स में, सॉरी 2 सेकंड में हुई थी चेंज, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, जब आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब उस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी हुई, 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट के अंदर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा तो समझ जाइएगा एंगुलर एक्सेलरेशन है। सिर्फ रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी, और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिट लिख देते हैं इस बात, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का, इट्स SI, यूनिट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और लिखने का एक और तरीका होता है इसका, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या एक और तरीका होता है इसको हम जो है वो सिर्फ सेकंड पावर -2 भी लिख रहे होते हैं, क्योंकि रेडियन जो है वो एक बकायदा एग्जिस्ट नहीं करता यूनिट, हमने इसको सप्लीमेंट्री के तौर पर दिया होता है। तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या कभी कभी रेडियन हम नहीं लिखते तो सिर्फ क्या आ जाता है, सेकंड पावर -2। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, आगे चलते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ, इसके इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स ये कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी अगेन, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, इसी तरीके से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी कौन सा, एक्साइल वेक्टर है। इट इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वही वाली बात, इसकी भी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी बात ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारे के सारे along the axis of rotation होते हैं। it is directed along, फिर भी बात लिख देते हैं, it is directed along the axis of rotation। ठीक है, और वही वाली बात, अगर मैं इसकी आपको डायग्राम बनाकर समझाना चाहूँ कि यहाँ पे इस डायग्राम में आप किस तरीके से समझेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरफ होगी किस तरफ नहीं होगी, तो डायग्राम से इस बात को हम समझ लेते हैं। तो ये रही हमारे पास डायग्राम एंगुलर एक्सेलरेशन को समझने की। अब आप गौर से देखिएगा फर्क क्या है। इसमें भी एक बॉडी है जो कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और इसमें भी जो बॉडी है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो वही तरीका, राइट हैंड रूल। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इस वाली बॉडी की भी एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड होगी, और इस वाले की भी एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड होगी। आप बोलेंगे सर हम तो एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पर आ गई, यहाँ पर है इसका मकसद ना, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिपेंड ही एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर करती है। तो फिलहाल एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाए तो एंटी क्लॉकवाइज थंब शो कर रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पर है, अपवर्ड है। ये आ गया ओमेगा का एरो ऊपर, और ये भी ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी कहाँ की तरफ है, यहाँ की तरफ है, ओमेगा। एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा एंगुलर वेलोसिटी कहाँ होती है, अपवर्ड होती है या आउट ऑफ द प्लेन होती है एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क मैंने यहां पर लिखा हुआ है स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन का। मतलब ये ऐसे घूम तो रही है, ये वाली ऑब्जेक्ट ऐसे घूमते हुए आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं ना। एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट ही जब आएगा जब एंगुलर वेलोसिटी में फर्क आएगा, या तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़े या एंगुलर वेलोसिटी कम हो।
तो हमें वही डिस्कस करना है। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैंने लिखा हुआ है स्पीडिंग अप, मतलब इस वाली कंडीशन में ऐसे मूव करते करते आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इस वाली कंडीशन में ऐसे ये तेज मूव कर रहा था, आहिस्ता 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 स्लो होता जा रहा है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है और इस वाली कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है। याद रखिएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन डिपेंड करती है वेलोसिटी के बढ़ने और वेलोसिटी के कम होने पर। अगर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो याद रखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी, पैरेलल हो जाएंगे। इन दिस कंडीशन व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो अब इसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी उसकी डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब ओमेगा एंड अल्फा विल बी पैरेलल टू ईच अदर। एंड इन दिस केस जब एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, डिक्रीज होगी, तो इस कंडीशन में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी ना वो आ जाएगी डाउनवर्ड, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी के ओपोजिट। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो स्पीडिंग अप के सेंस में ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं और स्पीडिंग डाउन के सेंस में ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब अल्फा विल बी ओपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी। तो इस बात को मैं यहां पर लिखवा देता हूं, अल्फा इज पैरेलल टू ओमेगा व्हेन ओमेगा इंक्रीजेस। अगर ओमेगा इंक्रीज हो यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो अल्फा ओमेगा के हमेशा पैरेलल होता है। और इसी बात को कैसे लिखेंगे कि अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल या ओपोजिट टू ओमेगा, और कब, व्हेन ओमेगा डिक्रीजेस, व्हेन ओमेगा डिक्रीजेस। समझ आई बात? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने इस बात को, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ पहले से। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पढ़ा, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन हमने पढ़ा, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा का यूनिट रेडियन, ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक की कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी। अच्छा, अब जो हमारे पास कंडीशन आती है ना वो आती है इन तीनों का रिलेशनशिप, यानी कि हमें रिलेशनशिप पढ़ना है लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज का। लीनियर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? लीनियर क्वांटिटीज में हमारे पास आ जाता है एस, हमारे पास आ जाता है वी और हमारे पास आ जाता है ए। ये आ गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया लीनियर वेलोसिटी और ये आ गया लीनियर एक्सेलरेशन। ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, लीनियर कंडीशंस हैं ये। और इसी तरीके से एंगुलर कंडीशंस क्या होती हैं? ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर वेलोसिटी तो ये वाली एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर एक्सेलरेशन तो ये आ गया हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर क्वांटिटीज कब? जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, ठीक है। तो जनाब ये वाली जो है वो लीनियर क्वांटिटीज हैं, ये वाली एंगुलर क्वांटिटीज हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें लीनियर क्वांटिटीज का और एंगुलर क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। और तीन रिलेशन हम बनाएंगे। एक बनाएंगे लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपस में, फिर हम बनाएंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में, फिर हम बनाएंगे लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का आपस में। सो देयर विल बी थ्री डिफरेंट रिलेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ और ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड भी है ना, और ये कोई बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन linear and angular displacements। और ये वाला जो हम जो है ना रिलेशन पहले पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में याद है मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, वो क्या थी? S इज इक्वल टू आर थीटा, सही है। तो ये रिलेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो S था ये आर्क लेंथ था, इसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। और यहाँ पर जो थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये दोनों एक ही फॉर्मूले के अंदर आ गए, एक ही इक्वेशन के अंदर आ गए, इसका मतलब ये क्या है? ये रिलेशन बन गई। ये रिलेशन बन गया किस किस का? लीनियर डिस्प्लेसमेंट का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। बस ये डिस्कस करना था मैं। तो इसमें आपको जो है वो रेडियस की वैल्यू गिवन होगी, इसमें आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन होगा, या यूं कह लो कि रेडियन अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, मतलब आपको मीटर की या रेडियन
इन तीनों में से कोई वैल्यूज गिवन हो, कोई भी दो, आप थर्ड वन कैलकुलेट कर सकते हैं। देन द सेकंड रिलेशन बिटवीन, अब वेलोसिटीज का है, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज, ठीक है। अब वेलोसिटीज का रिलेशन है, और वेलोसिटीज का रिलेशन जो है हमारे पास वो कुछ यूं बनता है, v इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा। ये हमारे पास लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन बनता है। यहाँ पर जो है v रिप्रेजेंट कर रही है, अच्छा डेरिवेशन करते हैं, इसमें डेरिवेशन होती है तब जाके फॉर्मूला बनता है, और ये टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने देखना हो कि डेरिवेशन के जरिए कि कैसे बनता है फॉर्मूला, तो आप वो मेरा टॉपिक देख सकते हैं। मैंने ये पूरा चैप्टर जो है ना, हर टॉपिक सेपरेटली अपलोड किया हुआ है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने, एंगुलर वेलोसिटी भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने, एंगुलर एक्सेलरेशन भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने। ये रिलेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे डिटेल में डेरिवेशंस के साथ पढ़ाया हुआ है, अपलोड किए हुए हैं। आप ये सर्च करेंगे ना रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज का, तो मेरा ये टॉपिक आपके सामने आ जाएगा, आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। मैं बार बार ये कहता हूँ ना, क्योंकि एंटी टेस्ट की जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम डेरिवेशंस की तरफ नहीं जाते हैं, हम जस्ट टू द पॉइंट रहते हैं, सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ के और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, बस डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन करने के बाद ये बनता है फॉर्मूला, इसी में चेंजिंग करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये लीनियर वेलोसिटी है, ये पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं इसको, जो मैंने सबसे पहले आपको डायग्राम बना के बताया था। ये रेडियल लाइन जो थी, रेडियस, इसको रेडियस भी कहते हैं, पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, इसको रेडियल लाइन भी कहते हैं। और ये तो है एंगुलर वेलोसिटी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये बन गया हमारे पास रिलेशन, एक ही इक्वेशन में लीनियर वेलोसिटी भी आ गई, एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई, तो दिस इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। और यहाँ पर एक आपने बात रखनी है याद, वो ये कि ये जो वेलोसिटी है ना, लीनियर वेलोसिटी, इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह रहे होते हैं। लीनियर वेलोसिटी v की बात कर रहा हूं मैं, लीनियर वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी हम क्यों कह रहे होते हैं, ये मैं आपको बात बता देता हूँ वो क्यों कह रहे होते हैं। देखें, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ये रहा, ठीक है। ये आ गया इसका सेंटर, लेट सपोज एक बॉडी है जो कि यहाँ पर है, और ये आ गया इसका रेडियस, रेडियस की वैल्यू आ गई। एक बॉडी है जो कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ पे ऐसे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई बॉडी इस पॉइंट पर मौजूद होगी ना, तो इस पॉइंट पर इसके पास एक इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जो कि हमेशा ऐसे होगी, इसको हम कहेंगे v, यानी कि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। लीनियर वेलोसिटी सर्कुलर पाथ पे वो वेलोसिटी होती है कि इन केस अगर उस पॉइंट पर बॉडी अपनी सर्कुलर मोशन छोड़े, सर्कुलर मोशन खत्म हो, तो बॉडी ऐसे घूमते हुए जब इस पॉइंट पर होगी ना, यहाँ पर अगर लेट सपोज ये अपनी सर्कुलर मोशन छोड़ेगी, तो ये हमेशा ऐसे स्ट्रेट पाथ पर सीधा सीधा निकल जाएगी। तो ऐसी वेलोसिटी जो कि स्ट्रेट पाथ पर बॉडी को निकलवा दे, इन केस अगर सर्कुलर मोशन किसी भी पॉइंट पर खत्म हो जाए, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी अचानक से सीधा जाना स्टार्ट कर देगी, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल क्यों बोलते हैं कि ये जो लाइन बनी हुई है ना, हम पढ़ते हैं सर्किल, उसमें सर्किल वाली कंडीशन में कि किसी भी सर्किल से वो लाइन, स्ट्रेट लाइन जो कि उसके सरकमफेरेंस को टच होती हुई जा रही हो, स्ट्रेट लाइन, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। जैसे ये देखें, एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी सर्किल है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इसके सरफेस से टच होती हुई जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो देखो ना, वेलोसिटी वाला जो एरो आपको नजर आ रहा है, ये भी तो आपको इसी कंडीशन में नजर आ रहा है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये सर्किल के सरकमफेरेंस को टच होते हुए ऐसे सीधा जा रहा है। तो इसी वजह से इस लीनियर वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और ये हर पॉइंट पर चेंज होती है इसकी डायरेक्शन। ये देखो, अगर ये वेलोसिटी, ये बॉडी अगर मूव करके यहाँ पर आ जाए, घूम के यहाँ पर आ जाए, तो अब अगर यहाँ पर सर्कुलर मोशन खत्म होगी, घूमते घूमते यहाँ पर आई, तो अब ये मजीद यूं नहीं जाएगी, ये सीधा ऐसे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में सीधा सीधा ऐसे निकल जाएगी। तो इस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर भी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी। तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया कि लीनियर वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। और टेंजेंशियल वेलोसिटी को डिफाइन करने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी प्रोडक्ट होती है पोजीशन वेक्टर का और एंगुलर वेलोसिटी का। दोबारा सुन लें, टेंजेंशियल वेलोसिटी प्रोडक्ट होती है रेडियस का और एंगुलर वेलोसिटी का, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। दोबारा सुन लें, टेंजेंशियल वेलोसिटी प्रोडक्ट होती है रेडियल लाइन और एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर वेलोसिटी एज वेल एज फॉर टेंजेंशियल वेलोसिटी। यहां तक नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं।
लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। इसके बाद हमारे पास लास्ट रिलेशन मौजूद है जिसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस। ठीक है, अब इनका भी रिलेशन हम बनाएंगे। अगेन इस वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा हम चेंजिंग लेकर आते हैं, तो हमारे पास जो है वो ये रिलेशन बनता है और वो क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा, वैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ए फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, आर फॉर पोजीशन वेक्टर या रेडियस कह लो, और ये अल्फा है। अल्फा का मतलब क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन एक ही फॉर्मूले में आ गए, तो इसका मतलब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये है लीनियर वेलोसिटी, और इस लीनियर वेलोसिटी का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो इसी तरीके से ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं इस बात को लिखवा देता हूं कि लीनियर एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल। और इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन भी जो है वो सर्किल के टेंजेंट होती है, इसी वजह से इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, डायग्राम में अगर आप उसको समझना चाहें तो डायग्राम में इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास वही एक सर्कुलर पाथ है, ये रहा, और एक और सर्कुलर पाथ है, ये रहा। इसमें जो है वो बॉडी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और इसमें भी बॉडी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है जो कि फिलहाल इस वाले पॉइंट पर मौजूद है, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो होगी इस तरफ, ऐसे ना एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी इस तरफ होगी, ऐसे ऐसे घूम रही है तो ऐसे बाहर निकलेगी, ऐसे घूम रही है यहां पर होगी तो ऐसे बाहर निकलेगी। लेट्स सपोज यहां पर होगी तो ये ऐसे बाहर निकलेगी स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ पर। ये आ गया रेडियस और ये भी आ गया रेडियस। ठीक है, अच्छा ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप बोलेंगे सर दोनों एक सेम क्यों बना दिया आपने, मैं आपको बता देता हूं। ये इधर है, ये रेडियस आ गया, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ गई इस तरफ v। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, एक में मैं लिख देता हूं यहां पर स्पीडिंग अप, वही वाली बात एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन से बात करते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग डाउन। अब गौर से सुनिएगा, यहां पर ऐसे मूव करते हुए बॉडी लेट्स सपोज अपनी स्पीड बढ़ा रही है, मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड से मूव करते करते 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब ऐसे मूव करते करते वो अपनी टेंजेंशियल वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है। मेरी बात गौर से सुने, लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी तो प्रोड्यूस होगी लीनियर एक्सेलरेशन, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो प्रोड्यूस होगी एंगुलर एक्सेलरेशन। और वही वाली बात, लीनियर को टेंजेंशियल भी कहते हैं तो इसको आप यूं भी कह सकते हो, टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी तो प्रोड्यूस होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि लीनियर वेलोसिटी के चेंज होने से एंगुलर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, नहीं भाई, लीनियर क्वांटिटीज अलग हैं, उनके चेंज होने से वही पैदा होती है, और एंगुलर क्वांटिटीज अलग हैं, एंगुलर के चेंज होने से एंगुलर ही पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब सुने, लेट सपोज इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी ना, तो लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होगी, प्रोड्यूस होगी, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस बात को ध्यान में बिठा लो, वेलोसिटी कोई सी भी हो, भले वो लीनियर हो, टेंजेंशियल हो, एंगुलर हो, वेलोसिटी जब भी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, स्पीडिंग अप का केस बता रहा हूं, जब भी वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा पैरेलल होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये बात आप ध्यान में बिठा लें, भले वेलोसिटी कोई सी भी हो, लीनियर, टेंजेंशियल, एंगुलर, whenever the velocity increases acceleration will be parallel to the velocity। अब देखें इस वाले कंडीशन में मैंने लिखा हुआ है कि स्पीडिंग अप, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी तो वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में मैंने v लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं इस एरो के साथ यहाँ पर a भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, मतलब ये यही एरो टेंजेंशियल वेलोसिटी का भी है और यही वाला एरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी है। देखें यहाँ पर होगी तो ये आ गया a का एरो, मतलब यही टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है और यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। लेकिन यहां पर चेक करो स्पीडिंग डाउन, और जब भी कोई सी भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी के डिक्रीज होने की वजह से एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट होती है, एंटी पैरेलल होती है। तो यहां पर स्पीडिंग अप है, मतलब बॉडी ऐसे मूव कर रही है, इसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ती सॉरी कम होती जा रही है, कम होगी तो भले वेलोसिटी की डायरेक्शन इसी तरफ है, लेकिन इसमें जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा होगी ना वो इसके ऑपोजिट होगी। तो अगर वेलोसिटी अपवर्ड है तो वो डाउनवर्ड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनाना चाहूँ तो वो किस तरफ बनेगी, ऐसे डाउनवर्ड। ये आ गई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि ए
और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और लीनियर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी का होता है रेडियन पर सेकंड, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन का होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो लीनियर के यूनिट्स अलग हैं, एंगुलर के यूनिट्स अलग हैं, दोनों को डिफरेंशिएट में रखिएगा। हम भले से इनका रिलेशन तो पढ़ रहे हैं लेकिन ये अलग अलग है, इनको ध्यान में रखिएगा। इसके होने से इस पर फर्क पड़ेगा, इसके होने से इस पर फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन अलग अलग हैं, उनकी डायमेंशंस अलग, इनकी डायमेंशंस अलग, उनकी डेफिनेशंस अलग, इनकी डेफिनेशन अलग, उनकी यूनिट्स अलग, इनकी यूनिट्स बिल्कुल अलग। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात आपको मैं और बताता चलूं कि अभी तक मैंने आपको यहाँ पर दो किस्म की एक्सेलरेशन फिलहाल अभी पढ़ाई, एक एंगुलर एक्सेलरेशन और एक मैंने आपको, अच्छा एक्सेलरेशन एक और रहती है और वो हम आगे पढ़ेंगे, वो है दैट विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैं आपको पढ़ा दूंगा तो मैं आपको फिर एक बड़ा अच्छा डिफरेंशिएट बता दूंगा क्या नाम है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, कि इनमें क्या डिफरेंस होता है या इनमें क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंसेस है, वो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं। अच्छा रिलेशंस को पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये अगर आप देखें तो आपके कंटेंट इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा था कि क्या नाम है, सर्कुलर मोशन में, अच्छा एक बात आपको पता होनी चाहिए कि सर्कुलर मोशन में जब बॉडी मूव करती है तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कह लो, टेंजेंशियल वेलोसिटी कह लो, कोई सी भी कह लो, मतलब जब जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। मतलब अगर इस पॉइंट पर है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, फिर इधर आ जाएगी तो इस तरफ हो जाएगी, फिर इधर आ जाएगी तो इस तरफ हो जाएगी, फिर ऐसे, मतलब जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं चेंज हो, वो कांस्टेंट भी रह सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हर जगह हर पॉइंट पर चेंज होती जाएगी लाजमी। अच्छा जब याद करो मैंने आपको फोर्स एंड मोशन में एक्सेलरेशन पढ़ाई थी, एक्सेलरेशन में 3 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब कब होती है, तो उनमें मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया था, एक या दो पॉइंट्स मैंने आपको ये बताए थे कि जब वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज ना हो, एक्सेलरेशन तब भी पैदा होती है। वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, एक्सेलरेशन तब भी पैदा होती है। और सर्कुलर मोशन में ऐसा ही होता है। सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन मुस्तकिल चेंज हो रही होती है, इसी वजह से वो बॉडी हर वक्त एक्सेलरेटेड रहती है। तो ऐसी एक्सेलरेशन सर्कुलर पाथ पर, ऐसी एक्सेलरेशन जो बॉडी की वेलोसिटी के डायरेक्शन के बार बार चेंज होने की वजह से पैदा होती है, ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है याद रखिएगा, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से, मैग्नीट्यूड का ऐसा ताल्लुक नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, acceleration produced in a body due to the change in the direction of velocity। इसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी on a circular path या in circular motion, in circular motion is called centripetal acceleration। क्या लिखा हुआ है, ऐसी एक्सेलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस हो, किसकी वजह से, क्या चेंज होने की वजह से, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, और जाहिर सी बात है कौन से पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर या सर्कुलर मोशन में, ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और याद रखिएगा अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, लेट्स सपोज ये आ गया हमारे पास एक डायग्राम, उस डायग्राम में ये आ गया सेंटर, एक बॉडी है जो कि फिलहाल इस पॉइंट पर मौजूद है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी किस तरफ होगी, ऐसे होगी, ये आ गई v की डायरेक्शन। तो याद रखिएगा इस पॉइंट पर जो सेंट्रीपिटल, तो वर्ड सेंट्रीपिटल आ रहा है ना, इसका मतलब होता है सेंटर सीकिंग। ये वाली एक्सेलरेशन जो होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होती है, यानी कि बॉडी यहां पर हो
तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होती है, इस तरफ। बॉडी यहां पर आ जाए तब भी इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी। ऐसा है, ये बॉडी मूव करके यहां पर आ जाए तो इसकी अभी भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ए। लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी कहाँ होगी? इस तरफ v। बॉडी मूव करके इस तरफ आ जाए तो इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ए, लेकिन इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्किल या गई v। तो अब आप नोट करें कि हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले इस पॉइंट पर इस तरफ थी, फिर इस तरफ हो गई, फिर इस तरफ हो गई, फिर इस तरफ हो गई। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाली बॉडी हर वक्त एक्सेलरेटेड रहती है। ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। सो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। इट इज ऑलवेज, इट इज मतलब किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। इट इज ऑलवेज directed towards the center of the circle, towards the center of circle। ठीक है, यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। एक्सेलरेशन लीनियर है ना ये, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसकी डायमेंशन वही जो मैं आपको एक्सेलरेशन की बता चुका हूं, LT⁻²। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको कि अगर आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का किसी भी पॉइंट पर किसी भी सर्किल में अगर आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, सो विच फॉर्मूला विच शुड बी यूज। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को यूज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है A इज इक्वल टू V²/R, V²/R। So this is the formula to calculate the magnitude of the centripetal acceleration। इस A के साथ छोटा सा c बना दें, c for centripetal acceleration। ये आ गई स्पीड, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। कितनी स्पीड से बॉडी मूव कर रही है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जिस सर्किल में मूव कर रही है उसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सही है, स्पीड जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा उसका स्क्वायर के हिसाब से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ेगा। मतलब स्पीड ज्यादा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी ज्यादा, रेडियस के इनवर्स है, अपॉन में है। तो जितना बड़ा सर्किल होगा, जितना ज्यादा रेडियस होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। एक और फॉर्मूला इसका बनता है हमारे पास, वो कैसे बनता है? अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले लीनियर वेलोसिटी का या टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको। हियर टेंजेंशियल वेलोसिटी बराबर होती है R ओमेगा के। ऐसा है, तो अब जब आप इस v की जगह पे R ओमेगा पुट करेंगे तो आपको नया फॉर्मूला पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या मिलेगा? v की जगह आ जाएगा R ओमेगा। v पर स्क्वायर है मतलब R पर भी स्क्वायर होगा, ओमेगा पर भी स्क्वायर होगा। R से एक R कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? R ओमेगा स्क्वायर। इसको आप खुद परफॉर्म करके देख लीजिएगा। R क्या बनेगा ऊपर? R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। R के स्क्वायर से R कैंसिल, क्या बचेगा? R ओमेगा स्क्वायर। इट इज the another formula to calculate what the magnitude of centripetal acceleration। यहाँ पर R और स्पीड यानी कि मीटर पर सेकंड में वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पर रेडियस के साथ स्पीड रेडियन पर सेकंड में गिवन होगी। नाउ इट इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, R ओमेगा स्क्वायर। देन एक और कंडीशन, मैं आपको थोड़ी देर पहले एक और चीज बता चुका हूं, और वो क्या? ओमेगा बराबर होता है 2π/T के। गॉट इट? याद है? रिमेंबर 2π/T के, याद है? टाइम पीरियड मैंने आपको पढ़ाया था। तो अब आप यहाँ पर जो ओमेगा आ रहा है उस ओमेगा की जगह पे ये पुट करेंगे पूरा 2π/T, तो आपको जो थर्ड फॉर्मूला मिलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, दैट विल बी, ये बनेगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे, देखो ओमेगा की पूरी वैल्यू पर स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4। पाई का स्क्वायर क्या बनेगा? पाई स्क्वायर, और साथ में R रहेगा, और अपॉन में T पर भी स्क्वायर हो जाएगा तो T स्क्वायर। So this is the third formula to calculate the magnitude of the centripetal acceleration। So these three equations will give you the magnitude of centripetal acceleration depending on the given physical quantities। यहाँ पर आपको रेडियस के साथ मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन होगी, यहाँ पर आपको रेडियस के साथ रेडियन पर सेकंड में स्पीड गिवन होगी, और यहाँ पर आपको रेडियस के साथ सेकंड्स में टाइम पीरियड गिवन होगा। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक आप फॉर्मूला की सिलेक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां तक नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को पढ़ने के बाद, और साथ साथ क्योंकि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ाया है, अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंशिएट बताऊं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। ठीक है, ये पॉइंट्स एक बार ध्यान में रखिएगा। लिखने से पहले बताऊं, जब हम बात करते हैं सर्कुलर पाथ पर बॉडी की वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन।
मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड में वो किस स्पीड से मूव कर रही है, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब मीटर पर सेकंड उसकी वैल्यू क्या है। हाँ, और वेलोसिटी की डायरेक्शन का मतलब जो हमने टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाई थी, टेंजेंशियल इस तरफ इस तरफ इस तरफ, वो थी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो कि हर पॉइंट पर चेंज होती है। तो याद रखिएगा वेलोसिटी की दो चीजें हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन। सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी की दो चीजें हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो प्रोड्यूस होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो प्रोड्यूस होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये फर्क है दोनों एक्सेलरेशंस में, इसको नोट डाउन कर लिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन is produced due to the change in, इसकी बात लिखा रहा हूं मैं आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो याद रखिएगा प्रोड्यूस होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसी तरीके से अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो प्रोड्यूस होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is produced due to the change in the direction of velocity, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ आई बात? ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस होती है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने से। तो ये दो अलग अलग एक्सेलरेशंस हैं, और अगर इनकी हम डायग्राम बनाकर चेक करें एक दफ़ा, तो ये रहा सर्कुलर पाथ। हमने पढ़ा है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा सर्किल के टेंजेंट होती है, ऐसे, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा इस तरीके से होती है। एटी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्किल के टेंजेंट होती है, भले वो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कहीं पर भी हो। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होती है। याद रखिएगा इन दोनों का एक रिलेशन और है कि ये दोनों आपस में हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये दोनों हमेशा हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होंगे, कभी का चक्कर नहीं होगा कि कभी हैं कभी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। These two accelerations are always perpendicular to each other. ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एमसीक्यूज आ जाता है, द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, तो आपने टिक करना है 90 डिग्री पर। तो ए सी एंड ए टी, देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ए टी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, मींस इनके बीच में एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री। AC और AT के बीच में हमेशा एंगल बनेगा 90 डिग्री। आप चाहो तो किसी और पॉइंट भी चेक कर लो, अगर पार्टिकल यहां पर होगा लेट्स सपोज, तो उसकी सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल हमेशा टेंजेंट टू द सर्किल होगी, ये आ गई AT टेंजेंशियल, और इसकी सेंट्रीपिटल हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होगी, ये आ गई AC। तो ये दो आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। यहाँ चेक करो, यहाँ पार्टिकल की सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल कहाँ होगी? टेंजेंट टू द सर्किल, ऐसे, ये आ गई AT, जबकि इसकी सेंट्रीपिटल कहाँ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर, ये आ गई AC। दोनों क्या हो गए? आपस में परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब ये दोनों एक्सेलरेशंस आपस में हमेशा एंगल बनाती हैं 90 डिग्री। एक चीज और याद रखिएगा, क्योंकि ये दो एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर्स वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हमेशा निकलता है एक रिजल्टेंट। तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्योंकि वेक्टर रही है, तो इन दो एक्सेलरेशन का एक रिजल्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड
ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और ये रिजल्टेंट किसकी रिजल्टेंट? इन दो एक्सेलरेशंस की रिजल्टेंट, क्योंकि ये दो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है और दोनों वेक्टर्स हैं। तो इन दोनों एक्सेलरेशंस की रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ AC एंड AT इज, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, और ये फॉर्मूला वही वेक्टर चैप्टर में से, ये बात मैं आपको वेक्टर्स में बता चुका हूं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स को सबसे पहले आपने करना होता है स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करो, ऐड करके रेडिकल निकालो, तो आपको इनका मिल जाएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। सो ये है एक एक्सेलरेशन, ये दूसरी, इन दोनों की रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर आपने फाइंड करनी हो तो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होल अंडर रूट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। देन हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा, हमें एक बात पता है, हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होती है फोर्स। विदाउट एक्सेलरेशन, सॉरी, विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। समझ आई बात? इसका मतलब अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड है, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई भी है तो वो खुद से प्रोड्यूस नहीं हो सकती, जरूर उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी तभी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई भी है, ऐसा है। तो इसी तरीके से अभी मैंने आपको पढ़ाया कि सर्कुलर पाथ पर बॉडीज के पास हमेशा एक एक्सेलरेशन लाजमी होती है एंड दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए भी तो कोई ना कोई फोर्स होगी ना। जी हाँ, बिल्कुल, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, याद रखिएगा। तो विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती, और इसको यूं भी कह सकते हो कि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं कर सकता। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो ही ऑब्जेक्ट्स मूव कर सकते हैं सर्कुलर पाथ में, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देती है सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। सो अ फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू बेंड अ स्ट्रेट पाथ इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। डेफिनेशन लिखवा देता हूं। फोर्स दैट बेंड्स a straight path of a moving body into a circular path, ठीक है, is called centripetal force। ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी के स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड कर दे, या ऐसी फोर्स जो बॉडीज को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती हो, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो सिमिलर एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। इसी डायरेक्शन में हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, क्योंकि वर्ड सेंट्रीपिटल आ गया, इट मींस टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, same as that of acceleration. So it is always directed towards the center of the circle, हमेशा towards the center of the circle होती है। अच्छा, अब जिस तरीके से हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले लिखे थे उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए, इसी तरीके से हमें जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के भी हमारे पास 3 फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या होंगे? सबसे पहले हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज mv²/r। So this is the first formula to calculate the magnitude of the centripetal force. Fc is equal to mv²/r. M for mass of the moving body, v is the speed with which the body is rotating या moving along the circular path, and r is the radius of the circle जिस path पर वो body move कर रही है। So this is the first equation to calculate the magnitude of the centripetal force। आपको ये 3 चीजें गिवन होंगी, m, v और r। v का स्क्वायर करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे और रेडियस से डिवाइड करेंगे तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगी। और हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करने का,
दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सेकंड फॉर्मूला है, इसी को कन्वर्ट करके हम बनाते हैं वही वाली बात। आप यहाँ पर जो v आ रहा है, v का मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी है, v की जगह पे आप r ओमेगा पुट करते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर r ओमेगा पुट करेंगे, इसकी जगह स्क्वायर करेंगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। फिर हमारे पास वही वाली बात, तीसरा फॉर्मूला भी होता है, और वो तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, जब आप ओमेगा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कौन सी, 2 पाई अपॉन t वाली, तो जब आप यहाँ पर 2 पाई अपॉन t पुट करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन t स्क्वायर। So this is the third equation या third formula to calculate the magnitude of centripetal force। तो centripetal force क्या होती है, किस तरफ होती है, कितनी होती है, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। सेंट्रीपिटल फोर्स याद रखिएगा, इसके बगैर कभी भी सर्कुलर, दुनिया में यूनिवर्स में जितनी भी सर्कुलर मोशंस हैं, याद रखिएगा वो हमेशा इस वाली फोर्स की वजह से होती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के बाद आपके पास फॉर्मूला है, सब में मास कॉमन है, मास आ रहा है, सब में रेडियस कॉमन है, सब में रेडियस आ रहा है। जो डिफरेंट है वो क्या है, यहां पर आपको मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी गिवन होगी, यहां पर आपको रेडियन पर सेकंड में वेलोसिटी गिवन होगी, कौन सी, एंगुलर, और यहां पर आपको सेकंड्स के अंदर टाइम पीरियड गिवन होगा। तो ये डिफरेंशिएट है, बाकी आप सेंटीमीटर फोर्स के फॉर्मूले में मास भी आपको गिवन होगा और रेडियस, ये दो चीजें कॉमन है। ठीक है, फिलहाल यहां तक नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। इक्वेशंस को पढ़ने के बाद सेंटीमीटर फोर्स के मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताता चलूं, जैसे कि अच्छा, सेंटीमीटर फोर्स जाहिर सी बात है फोर्स है, तो उसका जो SI यूनिट होगा वो न्यूटन ही होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, और इसकी डायमेंशन वही जो मैं आपको फोर्स की पढ़ा चुका हूं, क्योंकि ये फोर्स ही है, तो ये मैंने आपको बात यहाँ पर नहीं लिखवाई। अच्छा, सेंटीमीटर फोर्स के बारे में आपने एक बात याद रखनी है, वो क्या, कि वर्क डन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर ये MCQs में आता है, वर्क डन बाय अ सेंटीमीटर फोर्स on a body is always 0। ये MCQs आता है, याद रखिएगा इस बात को। इस बात का मतलब है क्या, ये सुनिएगा, हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हमने एस कहा था, एस कह लो या लीनियर वेलोसिटी कह लो, हमेशा टेंजेंट होती है, और ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, हमने एक बात पढ़ी हुई है वर्क डन वाले फॉर्मूले के अंदर, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज W इज इक्वल टू FS cos थीटा। ये पढ़ा ना हम लोगों ने, FD cos थीटा या FS cos थीटा। और मैंने आपको एक बात बताई थी उस चैप्टर के अंदर कि वर्क डन 0 होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में 90 डिग्री पर हो तो इस कंडीशन में वर्क डन हमेशा 0 होता है। तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स और किसी भी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट बनता है टेंजेंशियल वाला, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स उस मूविंग बॉडी के ऊपर कोई वर्क नहीं करती। इस बात को ध्यान में बिठा लें। अक्सर ये MCQs आता है कि वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज, उसके बाद आपको वैल्यूज दे देंगे या कभी फॉर्मूला दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। याद रखिएगा सर्कुलर पाथ पर सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी पर कोई वर्क नहीं करती, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट या टेंजेंशियल वेलोसिटी और फोर्स आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो cos 90 की वजह से 0 और वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पर वर्क डन हमेशा क्या होगा, हमेशा हमेशा 0 होगा। क्यों, क्योंकि cos 90 डिग्री बराबर होता है 0 के। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। कुछ चीजें मैं आपको और बताता चलूं यहाँ पर, जैसे कि हमारा आपके पास लिखा हुआ होगा कि फोर्सेस कॉजिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब आप कुछ फोर्सेस बताएं जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉज करती हो, डिफरेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉज करती हो, या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, मतलब ये एक ही बात है। आप सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, मतलब जो आपने प्रैक्टिकली देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे, सर्कुलर पाथ में बॉडी की सर्कुलर मोशन है, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है,
या इसको यूं कह लो कि वो फोर्सेस जो कि डिफरेंट कंडीशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कॉज करती हैं। तो कुछ है, 4 से 5 है। मैं आपको पहले सिचुएशन लिखवाता हूं, फिर ही बताता हूं कि उस सिचुएशन में कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो ये रही वो डिफरेंट सिचुएशंस जिसमें आपने बताना है कि इन डिफरेंट सिचुएशंस में ये सारी की सारी सर्कुलर मोशंस हैं। इन डिफरेंट सिचुएशंस में ये प्रैक्टिकल है बकायदा कौन कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती हैं। जैसे कि प्लैनेट्स का रिवॉल्व करना सन के अराउंड, जाहिर सी बात है प्लैनेट्स घूम रहे हैं सर के अराउंड, तो प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं वो क्यों घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। वो कौन सी फोर्स है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम बताओ। देन इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्व करना न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो भी मूव कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होगी। बताओ वो कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्सेस का नाम बताओ। सो द फोर्सेस दैट कॉज डिफरेंट सर्कुलर मोशंस, आपने उन फोर्सेस का नाम बताना है एक एक करके, तकरीबन 5 मैंने यहाँ पर लिखी है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भाई आपको पता है कि प्लैनेट जो है वो सर्कुलर मोशन में या सन के इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं, ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है तमाम प्लैनेट्स को सन के इर्द गिर्द घुमाने में। तो हमारे जहन में फौरन एक चीज आती है, वो आती है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन। अगर सन की ग्रेविटी ना हो, सन की ग्रेविटेशनल पुल ना हो तमाम प्लैनेट्स पर, तो कभी भी प्लैनेट्स जो है वो सर्कुलर पाथ पर कभी भी ना घूमे। ऐसा है ना। इसका मतलब अगर हम सोलर सिस्टम से ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दें, सन की कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं होती, तो कभी भी प्लैनेट्स जो है वो सर्कुलर पाथ पर सन के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे होते। ये बात हमें पता है। सो इन दिस कंडीशन ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सिचुएशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्लैनेट्स पर अप्लाई हो रही है वो कौन सी फोर्स कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्लैक से एक तरीके से आपने सिचुएशन लिखी है और ब्लू से मैं लिख रहा हूं उसका आंसर क्या है, मतलब कौन सी फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the sun। तो जो सन ग्रेविटेशनल फोर्स हर प्लेनेट पे अप्लाई कर रहा है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो सब के सब रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को कौन घुमा रहा है, न्यूक्लियस में रखे हुए प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इनके बीच में कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो अगर एटम्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना हो ना, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास कभी भी रिवॉल्व ना करें, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि लग रही है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं। तो इसका मतलब इस वाली सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। समझ आई बात। सो इसका आंसर मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between protons and electrons। ठीक है, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना हो तो कभी भी सर्कुलर मोशन ना हो। ठीक है, देन व्हीकल मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक, ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक मतलब हमारे पास एक लेवल सीधा सीधा रोड हो और सर्कुलर हो, है ना, सर्कुलर रोड हो, उस पर एक गाड़ी है जो कि घूमे जा रही है, गाड़ी है, कार है, बाइक है, जो भी है वो घूमे जा रही है। तो अब इस कंडीशन में वो कौन सी फोर्स है जो कि उस गाड़ी को घुमा रही है। अब बीच में तो कोई ऐसी चीज नहीं रखी ना, जैसे यहाँ पर सन था, यहाँ पर प्रोटॉन्स थे। अब उस सर्कुलर ट्रैक के बीच में तो कुछ आप नहीं सोचेंगे, बताओ बीच में क्या रखा हुआ है, नहीं। अब ऐसी क्या चीज है जो कि कार को, उस व्हीकल को रोड पर रख के उससे चिपका कर और उस गाड़ी को अलाउ कर रही है कि वो घूमे। हाँ, यहां पर पता है क्या है, यहां पर है फ्रिक्शन। रोड और टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन की वजह से टायर ग्रिप करते हैं रोड के साथ और वो जमकर गाड़ी चलती है। अगर रोड और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो, आप मिसाल के तौर पर उस रोड के ऊपर आप ऑयलिंग कर दें, हर जगह पे ऑयल बिखेर दें, आपको क्या लगता है अब वो जो व्हीकल है वो घूम सकेगी रोड पर? सवाल ही पैदा नहीं होता, वो फिसलती जाएगी, स्किड करती जाएगी बार बार, है ना। इसका मतलब आपने फ्रिक्शन को कम कर दिया ऑयल करके। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेवल सर्कुलर रोड पर जो कोई भी गाड़ी घूम रही होती है, उस गाड़ी को घुमाने के पीछे जो फोर्स होती है वो होती है रोड और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो कभी भी वो गाड़ी ऐसे घूम ना सके। इसका मतलब इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन है वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स है।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से बाहिर कोई फोर्स नहीं है, कोई ना कोई एग्जिस्टिंग फोर्स ही बिहेव कर रही होती है एज सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आ रही है बात? इसका आंसर लिखते हैं, क्या लिखूंगा मैं इस कंडीशन में? कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर्स। ठीक है। देन नंबर 4, हमने एक बात पढ़ी हुई है उसमें, क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर, कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूविंग चार्ज हो, यानी कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड में आके वो सर्कुलर पाथ इख्तियार कर लेता है और सर्कुलर पाथ पर फिर वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने उस वाले टॉपिक में एक बात पढ़ रखी है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो वो मैग्नेटिक फोर्स होती है जो कि उस चार्ज पार्टिकल को ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव करवा रही होती है। अगर वो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर ना लगे, वो पार्टिकल कभी भी घूमे नहीं, बल्कि वो मैग्नेटिक फील्ड में सीधा सीधा निकल जाए, अगर मैग्नेटिक फोर्स ना हो तो। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होती है, इसी वजह से वो स्ट्रेट आते आते जैसी फील्ड में आता है तो वो घूमना स्टार्ट कर जाता है सर्कुलर पाथ पर। तो कौन सी फोर्स है जो कि उस चार्ज पार्टिकल को घुमा रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? वो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो अगर वो ना हो तो सर्कुलर मोशन ना हो, इसका मतलब इस वाली कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो आंसर विल बी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। और ये सिर्फ कहां पर होता है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अदरवाइज नहीं। नंबर 5, एक पार्टिकल ने आप उसको बांध दें एक रस्सी के साथ, एक धागे के साथ, और उसके बाद आप उसको ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं, वो पत्थर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घुमाएं। अब उस पत्थर को कौन घुमा रहा है? वो धागा घुमा रहा है, उस धागे के साथ आपने बांधा हुआ है ना, उस धागे में ऐसा क्या है जिसको घुमा रहा है? कोई ना कोई फोर्स होगी ना। तो किसी भी स्ट्रिंग में जो फोर्स होती है, जब आप स्ट्रिंग को खींचते हैं, जब आप उसको घुमाएंगे तो वो स्ट्रिंग में खिंचाव होता है। तो जब भी हम स्ट्रिंग्स को खींचते हैं, पुल करते हैं, तो उस स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होती है ना, या यूं कह लो कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग, उसको हम कहते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। समझ रहे हैं? तो अगर वो स्ट्रिंग ना हो तो उस स्ट्रिंग के जरिए फोर्स ना लगे, और अगर फोर्स ना लगे तो वो कभी भी पत्थर सर्कुलर पाथ पर ऐसे नहीं घूम सकता। तो किसी भी स्टोन का किसी भी स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ होना और उसका हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूमना, इसके पीछे जो फोर्स है जो उसको घुमा रही है, वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। टेंशन इज द फोर्स, ये एक फोर्स होती है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये वो वाली टेंशन नहीं है जो आपको आजकल हो रही होगी अपने टेस्ट करीब आने की वजह से, ये वाली टेंशन नहीं है, वो ये वाली टेंशन होती है। ये टेंशन है खिंचाव, ये भी खिंचाव होता है एक किस्म का, लेकिन ये किसमें होता है? रस्सी में, धागे में, स्ट्रिंग के अंदर होता है। तो जनाब ये 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये 5 डिफरेंट सिचुएशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स ये वाली होती है, इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स ये वाली होती है, इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन होगी, इस वाली कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगी, और इस वाली सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग होगी। इससे ये पता चलता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ इज नॉट अ फोर्स, ये कोई खुद से कोई फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस होती हैं वही बिहेव कर रही होती है एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिहेव करेगी एज सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इस सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिहेव करेगी एज सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसी तरीके से यहां पर ये, यहां पर ये, और यहां पर ये। यहां तक बात क्लियर है? फिलहाल इसको नोट करें, फिर हम तो आगे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो यहां पर आके हमारा ये सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर होता है खत्म। जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में थे, कंटेंट लिस्ट में थे, वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको जो है वन शॉट लेक्चर सर्कुलर मोशन का खूब अच्छे से समझ आया होगा। जहाँ जहाँ आपकी प्रॉब्लम्स रही होंगी, वो सारी प्रॉब्लम्स या वो सारे जो खदशात थे वो सारे दूर हो गए होंगे। ज़्यादा बोलने की वजह से अक्सर ये हो जाता है। ठीक है, तो खैर अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वन शॉट लेक्चर, उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आई हुई है मेरे पास कमेंट सेक्शन में, वो है वेव्स वाला चैप्टर ना। तो अब बेफिक्र रहें आप,
मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। वेव्स वाला चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें ज़्यादा गैप नहीं आएगा। ज़्यादा मैं समझता हूँ सिर्फ 1 दिन का या 2 दिन का गैप आ सकता है खाली, लेकिन इससे ज़्यादा गैप नहीं आएगा। आप बेफिक्र रहिएगा। चैप्टर वेव्स एंड मोशन वो जो है वो भी हम कवर करेंगे 1 शॉर्ट लेक्चर। वो क्या, बल्कि इस पूरे पीएमसी सिलेबस के अंदर जितने भी हमारे चैप्टर्स इंक्लूड हैं वो आपके सर अरफात आपको कवर करवाएंगे बिफोर योर टेस्ट। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और खूब सारी दुआएं करिएगा मेरे लिए, मेरी हिम्मत के लिए कि मुझे हिम्मत आए, मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए बेशुमार वीडियोस अपलोड करता रहूं ताकि आपके लिए सबके लिए आसानियां पैदा हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा सब बहुत सारा, और दिल लगाकर पढ़ें, दिल लगाकर एमसीक्यू सॉल्व करें बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के। डरोगे, टेंशन लोगे तो कभी भी आपकी जो स्टडी होगी वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो बिना डरे, बिना टेंशन लिए पढ़ोगे तो वो इफेक्टिव रहेगा, वो यूजफुल रहेगा, वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं सर भूल जाते हैं। वो इस वजह से भूल जाते हैं कि आप पढ़ कम रहे होते हैं, आप टेंशन उस चीज की ज्यादा ले रहे होते हैं, क्या ये चीज मेरे ज़हन में बैठेगी या नहीं बैठेगी। तो इस चीज को दूर रखो, बिना टेंशन के बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ोगे तो वो चीज हमेशा ज़हन में बैठी रहती है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।